दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी जमींदार अभिमन्यु। आदर और सम्मान का भाव बेहतर इंसान की पहचान होती है। हर किसी के प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, फिर वो भले ही निर्जीव वस्तु हो या कोई प्राणी। अभिमन्यु की मां की कही गई ये बात उसे अच्छे से याद है, जिस पर वो अमल भी करता है। अभिमन्यु गोविंदपुर नाम के एक गांव का जमींदार है। गांव के लोगों की मदद करने के लिए वो एक बेहतरीन रास्ता निकालता है, जिसके परिणाम कमाल के होते हैं। आइए सुनते हैं जमींदार अभिमन्यु की ये कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके नाक और गले के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक समय की बात है, गोविंदपुर नामक गांव में एक जमींदार रहता था, अभिमन्यु। स्वभाव से भोला, मासूम और दयालु। हालांकि एक जमींदार में ऐसे स्वभाव का होना कम ही देखने को मिलता था, क्योंकि एक जमींदार का काम ही कुछ ऐसा होता है। फिर भी अभिमन्यु कोशिश करता कि किसानों के काम आ सके। वो कई किसानों का कर्जा माफ कर देता, किसी की मदद कर देता और किसी न किसी तरह से अपना काम करते हुए भी एक अच्छा इंसान बने रहने की कोशिश करता। वो हमेशा अपने आप को पहले से और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में रहता और इस ख्याल में उसकी मां उसकी मदद करती। फिलहाल तो अभिमन्यु की मां अपनी खुद की मां के पास गई है, पर अभिमन्यु हर दम उनकी सिखाई गई बातें याद रखता। अभिमन्यु के बाबा भी अपने जमाने में जमींदार थे। फिर उन्होंने अपनी जगह अभिमन्यु को दे दी, इस उम्मीद के साथ ही कि वो भी उनकी तरह अपना फर्ज अच्छे से निभाएगा। पर जमींदार होने के लिए आपके मन को कठोर होना चाहिए, जो कि अभिमन्यु का मन था नहीं। फिर भी अभिमन्यु पूरी कोशिश करता वो अपनी जिम्मेदारी भी ठीक से निभाए और वक्त आने पर लोगों की मदद भी कर पाए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एक रोज अपना काम खत्म कर अभिमन्यु अपने मुनीम जी दीनानाथ जी को घर छोड़ने के लिए उनके साथ निकल गया। मुनीम जी की आयु ने अब 60वें वर्ष में अपने कदम रख लिए हैं। वो अभिमन्यु के बाबा के लिए भी मुनीमगिरी करते थे और अब अभिमन्यु के लिए भी। वैसे अभिमन्यु के बाबा ने उससे कहा था एक बार, अब समय आ गया है दूसरा मुनीम रखा जाए, अब दीनानाथ की उम्र हो गई है। अभिमन्यु ने कहा, नहीं बाबा, रहने दो, अभी वो अच्छे से काम कर लेते हैं, जब होगा वो खुद ही कह देंगे। खैर, अभिमन्यु मुनीम जी के साथ उनके घर की तरफ जा रहा है। मुनीम जी ने कहा,
तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी अभिमन्यु। मैं अकेला ही चला जाता, रोज तो जाता हूं। अभिमन्यु ने कहा, हां, यह बात तो मैं भी जानता हूं, पर इस बहाने मैं भी अम्मा और छोटी से मिल लूंगा। अम्मा मुनीम जी की पत्नी है और छोटी उनकी पोती है। मुनीम जी ने कहा, ठीक है, वैसे भी छोटी आपके बारे में पूछती रहती है। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, वैसे मुझे आपसे भी एक बात पूछनी थी। मुनीम जी ने कहा, हां, पूछिए ना, कोई हिसाब अधूरा रह गया क्या? अभिमन्यु ने कहा, नहीं, आपका हिसाब तो हमेशा सही रहता है। मैं ये पूछ रहा था, आपको क्या लगता है मैं बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं? मुनीम जी ने कहा, आप पहले से बेहतर हो, और कितना बनोगे? रात के करीब 7 बज रहे हैं। हल्का हल्का अंधेरा गांव के आंगन में फैल रहा है। आते जाते सभी लोग अभिमन्यु और मुनीम जी को नमस्कार कर रहे हैं। बदले में वो दोनों नमस्कार करते हुए अपनी बातों में कहीं गुम हैं। गोविंदपुर एक खूबसूरत गांव है जो चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ है। गांव के भीतर भी हरियाली निवास करती है। कई तरह के पेड़ों से गांव सज धज कर रहता है। गांव की चौपाल पर शाम के समय गांव के लोगों की बैठक जमती है। कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि गोविंदपुर एक संपन्न गांव है। कुछ लोग आलोचना करते हैं कि अभिमन्यु जमींदार के पद के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो एक सज्जन पुरुष है। अभिमन्यु को यह बात भली भांति पता है और वो ऐसी बातों की परवाह भी नहीं करता। वो बस अपना काम अच्छे से करना चाहता है। अभिमन्यु को मां की कही गई एक बात ध्यान आई। वो कहती हैं, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी जो तुम हासिल करोगे वो किसी के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम होगा। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अभिमन्यु और मुनीम जी की बातें तो खत्म नहीं हुई, पर उनका घर आ गया। अभिमन्यु ने अम्मा को प्रणाम किया और छोटी के बारे में पूछा। छोटी कहां है अम्मा? दिखाई नहीं दे रही। अम्मा ने कहा, वहां पीछे आंगन में बैठी है। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मैं उससे वहीं मिल लेता हूं। अभिमन्यु आंगन में गया। छोटी अकेली बैठी आसमां की तरफ देखकर कुछ हिसाब लगा रही है। उसके आसपास एक खूबसूरत बगीचा उस पर नजर बनाए हुए है। अभिमन्यु धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया, जिससे छोटी का ध्यान टूटा। उसने कहा, भैया आप कब आए? अभिमन्यु ने कहा, मैं तो अभी अभी आया हूं, और तुम ये क्या कर रही हो?
अभी से तारे गिनना शुरू कर दिए? छोटी ने अपने नटखट अंदाज में जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तारे नहीं गिन रही हूं, मैं तो समय का अंदाजा लगा रही हूं। अभिमन्यु ने पूछा, समय का अंदाजा? छोटी ने बताया, हां, दादी मुझे आजकल चांद और सूरज को देखकर समय का पता लगाना सिखा रही है। अभिमन्यु ने कहा, पर वो तो तुम घड़ी देखकर भी पता लगा सकती हो। छोटी ने कहा, ओहो, अब हर समय आपके पास घड़ी थोड़े ना होती है। वैसे भी दादी कहती हैं आपको सब आना चाहिए, ना जाने कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अभिमन्यु ने कहा, दादी बिल्कुल सही कहती हैं, और तुम ये सीख जाओ तो मुझे भी सिखा देना। छोटी ने कहा, ठीक है। दोनों आंगन में बैठकर करीब आधे घंटे तक बातें करते रहे। एकाएक अभिमन्यु को कुछ आवाज सुनाई दी। कोई मुनीम जी से बात कर रहा है। मुनीम जी, क्या आपने जमींदार साहब से बात की, मैंने जो कही थी? मुनीम जी ने कहा, अभी मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, आप जाइए। अभिमन्यु ने यह सुन लिया और वो छोटी से इजाजत लेकर घर के अंदर गया। सामने भोला काका खड़े हैं और मुनीम जी से कुछ विनती कर रहे हैं। अभिमन्यु को देख भोला काका ने कहा, माफ करना जमींदार साहब, मुझे पता नहीं था आप यहां हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भोला काका की बात सुनकर अभिमन्यु को उनकी मां की कही एक बात याद आई। आदर और सम्मान का भाव महान इंसान की पहचान होती है। हर किसी के प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, फिर वो भले ही निर्जीव वस्तु हो या कोई प्राणी। अभिमन्यु ने कहा, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए काका, और मुझे बताइए क्या परेशानी है। भोला काका खड़े रहे। वो बोलने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे थे। मुनीम जी ने कहा, बता दीजिए इन्हें। भोला काका अभिमन्यु के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने दोनों बेटों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया है। मेरे पास ज्यादा जमीन बची नहीं है। ऐसे में मैं पर्याप्त जमीन कर कैसे दे पाऊंगा? अभिमन्यु ने बिना देर किए कहा, हां तो मत दीजिए, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। अभिमन्यु के ऐसा कहने पर भोला काका खुश हो गए और उसे दुआ देते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मुनीम जी ने कहा, पर यह कैसे संभव है? हमें कर तो जमा करना होगा। अभिमन्यु ने सोचते हुए कहा, अब कुछ तो तरीका निकालना होगा मुनीम जी। दोनों सोच में पड़ गए। इस दुविधा का हल कैसे निकाला जाए? कुछ समय बाद अभिमन्यु सभी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। आसमां पर चांद
मां की बिंदिया की तरह चमक रहा है और चांदनी उनकी आंखों की तरह चमक रही है। हल्की ठंडी हवाओं से महसूस होता अप्रतिम एहसास। मिट्टी और हरियाली से उमड़ती हुई सौंधी खुशबू ने अभिमन्यु के मन को अनुपम भावना से भर दिया है। चलते चलते अभिमन्यु को दाएं तरफ की झोपड़ी से कुछ हलचल और आवाज सुनाई दी। यहां विमला काकी अपने परिवार के साथ रहती है। अभिमन्यु पास गया। खिड़की से उसे आवाज आई। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु ने मन में कहा, विमला काकी को भी मदद की जरूरत है। वो बिना उनसे मिले ही आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे राशन की दुकान पर कुछ उधार में राशन खरीदते लोग दिखे। अभिमन्यु ने अपने आप से कहा, और उन्हें भी मदद की जरूरत है। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ के नीचे चौपाल गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे दिखे। अभिमन्यु बिना हलचल किए उनके पीछे की ओर जाकर बैठ गया। बुजुर्ग लोग मिलकर गांव के हालचाल की बातें कर रहे थे। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद अभिमन्यु के मन में यह स्पष्ट हो गया कि गांव में काफी लोगों को मदद की जरूरत है। उसे आश्चर्य भी है कि वो अब तक इस बात से अछूता कैसे रह गया। पर सबसे अहम सवाल यह है कि इसका समाधान कैसे खोजा जाए। वो वहां से उठकर शांति के साथ आगे बढ़ गया। उसके मन में कई सवाल एक साथ उछल रहे हैं। पर सबसे अहम सवाल यह है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे सभी का भला हो जाए? अभिमन्यु घर तो पहुंच गया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। उसने मां को याद करते हुए कहा, अभी मां होती तो जरूर कोई उपाय बताती। उसे मां की कही एक सीख याद आई। समस्या का समाधान खोजने के लिए एक बात महत्वपूर्ण है, समस्या पर ज्यादा ध्यान मत दो, समाधान को देखो, उसे खोजो, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। अभिमन्यु किसी नए ख्याल के लिए रात भर सोचता रहा। उसे एक कमाल की युक्ति सूझी। उसने सुबह मुनीम जी को जल्दी बुलवाया और एक प्रतियोगिता आयोजित करने को कहा। मुनीम जी ने कहा, पर इससे सभी की समस्या का निवारण कैसे होगा? अभिमन्यु ने उन्हें दिलासा दिया कि उसने कुछ सोचा है। अभिमन्यु के कहे अनुसार मुनीम जी पूरे गांव में डंका बजवा देते हैं। अब तक यह बात अभिमन्यु के बाबा को पता नहीं थी। उन्हें पता चलते ही उन्होंने कहा, अभिमन्यु, तुम ये क्यों कर रहे हो मुझे पता है। उम्मीद है तुम सफल हो सको। बाबा की बात सुनकर अभिमन्यु का विश्वास और अटल हो गया। अभिमन्यु ये जानता है, गांव में हर किसी के पास कोई ना कोई खूबी है। कोई सूती कपड़ा अच्छे बनाता है तो किसी को मूर्ति कला में महारत हासिल है।
कोई भजन गान में अव्वल है तो कोई नृत्य कला में। भोला काका मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाते हैं जैसे कोई कलाकार चित्रकारी करता है। और विमला काकी तो हैं ही चित्रकार। वो गेरू और सफेद रंग मिलाकर जो मांडना बनाती हैं उसका कोई जवाब नहीं। डंका बजने के साथ ही यह ऐलान भी किया गया कि जीतने वाले को एक बहुमूल्य उपहार दिया जाएगा। अभिमन्यु ने यह खुद स्पष्ट किया कि सभी प्रतियोगिता में शामिल हों। वो सभी से जाकर खुद मिलकर आया। भोला काका से भी उसने कहा, इससे आपकी समस्या का निवारण संभव है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक सप्ताह बाद प्रतियोगिता शुरू होने का डंका बज गया। अभिमन्यु ने यह नहीं बताया क्या इनाम दिया जाएगा। फिर भी पूरे गांव के लोग एक उत्सव की तरह इसमें शामिल हो गए। दूसरे गांव तक भी यह खबर पहुंचने लगी, पर नियम के अनुसार सिर्फ गांव के ही निवासी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते थे। समय बीतता रहा और लोगों की लगन भी बढ़ती रही। विमला काकी अपनी चित्रकारी की तैयारी में व्यस्त हो गई और भोला काका अपनी कुम्हार के काम में। उसी तरह हर कोई अपने अपने कार्यों में मगन था। कोई कपड़े बनाने में, कोई पकवान बनाने में, किसी ने खेलकूद की तैयारी शुरू की तो किसी ने अपने ज्ञान का हुनर दिखाने की सोची। कोई लोकगीत गाने लगा तो कोई भजन। सभी लोग अपने अपने अभ्यास में व्यस्त थे। आखिरकार वो समय आ गया। अब प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। शाम के समय विमला काकी अभिमन्यु से मिलने आई। अभिमन्यु ने उन्हें देखकर कहा, काकी, आप यहां? क्या आपकी तैयारियां पूरी हो गई? विमला काकी ने कहा, हां बेटा, वो तो हो गई। इस प्रतियोगिता के बहाने मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। अभिमन्यु ने कहा, आपका हुनर है ही ऐसा, सबको देखना चाहिए। विमला काकी ने कहा, और एक बात बेटा, अभी प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई है और मुझे दूसरे गांव से मांडने बनाने का न्योता मिलने लगा है। विमला काकी की यह बात सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है काकी, अब आप एक पेशेवर चित्रकार बन जाएंगी। कुछ समय बाद विमला काकी अभिमन्यु को आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। डंके की आवाज के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली बारी चित्रकारी की आई। विमला काकी ने अपने घर के साथ साथ आसपास के घरों पर भी मांडना कर दिया। उन्होंने घरों को दिवाली की तरह सजा दिया, जमीन को आसमान बना दिया। चांद, सूरज, फूल और तारे सब उनकी चित्रकारी पर उज्जवल थे। दूसरी बारी कुम्हार की आई। भोला काका ने तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए। उनकी कला को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। भोला काका ने अपनी कुम्हार की कला से सबको एक बार फिर से चौंका दिया। उन्होंने मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए
जो गांव वालों ने कभी देखे भी नहीं थे। उन्होंने ऐसी सुराही बनाई जिसमें से पानी या अन्य कोई पेय पदार्थ पीने पर वो आवाज करती थी। उसे एक आविष्कार की तरह लिया गया। तीसरी बारी कपड़ों की, फिर गान की, नृत्य की। एक एक कर सभी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। प्रतियोगिता करीब 7 दिनों तक चली। विजेता घोषित होने का दिन आया। अभिमन्यु ने एक जोरदार भाषण के साथ सभी का अभिवादन किया। विजेताओं का नाम सुनने के लिए सभी की धड़कनें रुकी हुई थी। गांव के चौक पर सन्नाटा छा गया। अभिमन्यु मंच पर खड़ा विजेताओं का नाम लेने ही वाला था। अभिमन्यु ने कहा, करीब करीब गांव के हर घर से किसी न किसी ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि चित्रकारी में प्रथम स्थान विमला काकी का आया है। ये नाम सुनने के बाद ढोल बजने लगे। विमला काकी के बच्चे उन्हें नचाने लगे। अभिमन्यु ने कहा, कुम्हार के काम में दूसरा स्थान भोला काका का है। भोला काका खुशी से इस तरह खड़े हैं जैसे उन्हें पहले से ही पता था उनका नाम ही आएगा। एक एक कर अभिमन्यु ने सभी के नाम लिए और कहा, और इन नामों को लेने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि गांव के हर घर में कोई ना कोई विजेता अवश्य है और सभी विजेताओं का इनाम यह होगा कि उन्हें कोई कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभिमन्यु के ये शब्दों को सुनकर सभी खुशी से झूमने लगे। पूरा गांव जश्न में डूब गया। कुछ समय बाद खबर मिली, दूसरे गांव के जमींदारों ने भी प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। अभिमन्यु के बाबा ने कहा, पर तुम सरकार को क्या जवाब दोगे? अभिमन्यु ने कहा, मैं उनसे पहले ही बात कराया था और वो मान गए थे। अभिमन्यु के बाबा ने उसे गले लगा लिया। मां की दी गई सीख की वजह से अभिमन्यु ये सब कर पाया था। शाम हुई। उसने देखा मां सामने से चलते हुए उसकी तरफ आ रही है, जैसे रातों में चांद आता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रात तारों की तरह अपने साथ नींद भिलाई है। नींद आपको सुलाने आई है। आप गहरी नींद में हैं।